मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश चंद। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में आधुनिक काल के अंतर्गत दूसरी वीडियो में भारतीय हिंदू युग के बारे में, भारतीय हिंदू युग का नामकरण, पृष्ठभूमि, सीमांकन और भारतीय हिंदू युग की प्रवृत्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय हिंदू युग। उन्नीस से 1900 ईस्वी। भारतीय हिंदू युग नामकरण एवं पृष्ठभूमि। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र से होता है। भारतीय हिंदू आधुनिक हिंदी कविता का द्वार खोलने वाले थे, इसीलिए उनके नाम पर ही इस युग का नामकरण भारतीय हिंदू युग हुआ है। प्रतिमा प्रियदर्शनी के अनुसार हिंदी साहित्य के आधुनिक निर्माताओं में भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र का नाम सर्वप्रमुख है। वह आधुनिक युग के प्रवर्तक हैं। समकालीन साहित्य के अंग पर उनकी बहुमुखी प्रतिभा और व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप दिखाई देती है, इसीलिए उनका युग भारतीय हिंदू युग कहलाया। भारतीय हिंदू युग को पुनर्जागरण युग भी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया है, भारतीय हिंदू युग का दूसरा नाम कौन सा है? पुनर्जागरण युग। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार पहला कालखंड जीवन और साहित्य में पुनर्जागरण का युग था, जब अतीत की गौरव भावना के परिप्रेक्ष्य में नवजागरण की चेतना विकसित हो रही थी। अतः इसे पुनर्जागरण नाम दिया जा सकता है। चूंकि भारतीय हिंदू के व्यक्तित्व और कृतित्व में जिन्होंने अपने जीवन काल में इस युग का नेतृत्व किया और जिनका प्रभाव मरणोपरांत भी बना रहा, यह चमक चेतना प्रतिफलित हो रही थी, इसलिए इसका नामकरण उनके नाम पर करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। इस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार माना जाता है, क्योंकि आधुनिक हिंदी कविता का पदार्पण इसी समय हुआ था। यहाँ देखते हैं रेनेसां, पुनर्जागरण। रेनेसां पुनर्जागरण एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है नया जन्म या पुनर्जन्म। अतः पुनर्जागरण से तात्पर्य व्यावहारिक रूप में भौतिक धरातल पर न होकर बौद्धिक धरातल पर ही लगाया जाता। पुनर्जागरण व्यक्ति को मध्ययुगीन अंधविश्वासों, रूढ़ियों, चर्त एवं धर्मशास्त्र के बंधनों से मुक्त करके स्वतंत्र चिंतन व अपने व्यक्तित्व के विकास करने का अवसर देने वाला आंदोलन था। भारतीय हिंदू जिस मंच पर आए वह समय नवजागरण का था। गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए भारतवासियों के तन मन में जागृति की लहर उठी थी। समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीति सभी क्षेत्रों में नई चेतना उदित हो रही थी। इस युग में जनमानस पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित था। अतः नए परिवेश और उसके प्रभाव के रंग लेकर भारतीय हिंदू की मनीषा अपने सहयोगियों के साथ साहित्य के क्षेत्र में मुखरित हुई। डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त के शब्दों में भारतीय हिंदू युग अथवा पुनर्जागरण युग का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेश वाहक के रूप में हुआ था। आलोच्य युग में जन चेतना
पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित थी। फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न केवल अतिरिक्त सक्रियता थी, अपितु इन सब में गहन अंतः संबंध विद्यमान था। भारतेंदु योगिन कवि कर्तृत्व पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। आगे देखते हैं भारतेंदु युग का सीमांकन। सीमांकन माने समय सीमा। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रमुख युग है। इस युग के सृजन कार्य पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का विशिष्ट प्रभाव रहा है। ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहली सशक्त अभिव्यक्ति हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व में मिलती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 को हुआ था और कुछ साहित्य इतिहास लेखकों ने इस वर्ष को ही आधुनिक हिंदी साहित्य अथवा भारतेंदु युग का आरंभ मान लिया। जैसा कि इस संबंध में विशंबर मानव ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में हुआ। यह एक ऐसा वर्ष है जब रीतिकाल समाप्त होता है और नया युग प्रारंभ। भारतेंदु इसी से आधुनिक युग के जनक कहलाते हैं, परंतु उनके जन्म वर्ष से इस युग का आरंभ मानना ठीक नहीं है। कुछ विद्वानों ने आधुनिक काल के आरंभ की पूर्व सीमा सन 1857 तथा भारतेंदु के रचना काल को दृष्टि में रखकर भारतेंदु युग की सीमा 1868 मानी है। सन 1868 में भारतेंदु जी के साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण के साथ नव्य चेतना के इस काव्य का प्रवर्तन हुआ। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1925 से 1950 विक्रमी अर्थात 1868 से 1893 ईस्वी की अवधि को इस नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। लेकिन मिश्र बंधुओं ने 1869 से 1888 ईस्वी अर्थात 1926 से 1945 विक्रमी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1870 से 1900 ईस्वी अर्थात 1927 से 1957 विक्रमी, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने 1865 से 1900 ईस्वी विक्रम संवत 1922 से 1957, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त ने 1868 से 1900 ईस्वी तथा डॉक्टर नगेंद्र एवं बच्चन सिंह ने 1857 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की व्याप्ति मानी है। निश्चय ही भारतेंदु जी ने अपना रचना कार्य का आरंभ 1868 में किया और इसी वर्ष उनके द्वारा संपादित कवि वचन सुधा पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ। अतः भारतेंदु जी की मृत्यु 1885 के पश्चात भी उनके सहयोगी द्वारा सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष सन 1900 ईस्वी तक सृजन कार्य किया गया। इस दृष्टि से भारतेंदु युग की काल सीमा सन 1868 से 1900 ईस्वी तक मानना उचित है। अगला शीर्षक है भारतेंदु और उनका मंडल। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का प्रवर्तक माना जाता है। वे विविध काल और महान व्यक्तित्व के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने कविता के क्षेत्र में नवयुग की चेतना का प्रादुर्भाव किया, साथ ही रचनाकारों का एक मंडल
स्थापित किया, जिसने कविता में नवयुग की चेतना को अभिव्यक्त किया। वस्तुतः आधुनिक काल के प्रारंभिक दिनों में कविता का क्षेत्र सिमटकर प्राय काशी में ही केंद्रित हो गया था और कवि शिरोमणि भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी इसके प्रधान अभिनेता थे। सत्यनारायण सिंह के शब्दों में, कवियों और लेखकों का एक खासा समुदाय जो उनके भारतेंदु के चारों ओर तैयार हो गया था, जिसे लोग भारतेंदु मंडल के नाम से पुकारने लगे थे। उनके देहावसान के बाद काफी समय तक उनकी परंपरा पर साहित्य निर्माण करता रहा। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतेंदु को केंद्र में करके उस काल के अनेक कृति साहित्यकारों का एक उज्जवल मंडल प्रस्तुत हो गया। भारतेंदु और उनके सहकर्मियों ने जीवन को साहित्य में निर्बाध विकसित होने का मार्ग दिखाया। इसीलिए 19वीं शताब्दी के बाद साहित्य की धारा उन्मुक्त गति से आगे बढ़ी। आगे देखते हैं। भारतेंदु जी के समसामयिक साहित्यकार उनके मंडल में गिने जाते हैं, जिनमें बालकृष्ण भट्ट, दामोदर शास्त्री सप्रे एक ही नाम है, काशीनाथ खत्री, श्रीनिवास दास, राव कृष्ण देव सिंह गोप, राजा खड़ग बहादुर सिंह मल्ल, साहेबजादे सुमेर सिंह, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कार्तिक प्रसाद खत्री, केशवराम भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, राम कृष्ण वर्मा, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास आदि प्रमुख रूप से गणनीय है। इनमें से कुछ गद्य पद्य दोनों क्षेत्रों में साहित्य सृजन करने वाले हैं और कुछ केवल गद्य के ही लेखक हैं। काव्य की दृष्टि से इनमें बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। मतलब काव्य की दृष्टि, कविता करने की दृष्टि। कविता करने वाले बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास, ये कवि हुए भारतेंदु मंडल के। वैसे भारतेंदु युग का हर कवि लेखक किसी न किसी पत्रिका का संपादक था। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां। भारतेंदु युग की संपूर्ण साहित्यिक प्रवृत्तियों का नेतृत्व भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। उन्होंने जनता के उद्बोधन प्रदान कर देने के उद्देश्य से जाति संगीत अर्थात लोकगीत शैली पर सामाजिक कविताओं की रचना पर बल दिया। राष्ट्रीय भावना का उदय भी इसी काल में हुआ। भारतेंदु और उनकी मंडली के सारे कवि व साहित्यकार परंपरागत मर्यादाओं एवं उच्च परंपराओं की रक्षा करने के साथ साथ नई चेतना के भी चितेरे थे। इस काव्य में भक्ति, श्रृंगार और राष्ट्रीयता की सरस त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। भारतेंदु काव्यता की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नवत। पहली प्रवृत्ति है देशभक्ति एवं राष्ट्रीय भावना। भारतेंदु युग की कविता की मूल धारा देशभक्ति ही है। इस युग की राष्ट्रीय चिंतन धारा के दो पक्ष हैं, राष्ट्र प्रेम और राजभक्ति। वस्तुतः इस युग के कवियों ने भारत के उत्कर्ष अपकर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों को दर्शाकर जनमानस में राष्ट्रीय भावना के
बीज वपन का महत्वपूर्ण कार्य किया था। यथा जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, अंग्रेज राज सुख राज सजे सब भारी, पैधन विदेश चले जाते हैं अति भारी। नील देवी में राष्ट्र को बचाने की नील देवी की प्रार्थना, भारतेंदु की अपने युग की बचाने की प्रार्थना है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, परीक्षा में कई बार आती रहती है। जागत नेक न तदप बहुविधि भारतवासी रोए। दूसरी प्रवृत्ति है सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति। भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति है। कवियों ने सामाजिक जीवन की उपेक्षा न कर जनता की समस्याओं के निरूपण की ओर पहली बार व्यापक रूप में ध्यान दिया और समाज की पीड़ा को व्यक्त किया। इसके फलस्वरूप जनमानस में चेतना का विकास हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भारत दुर्दशा नाटक में समाज की पीड़ा को इन सब शब्दों में व्यक्त किया है। यही बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। रोवऊ सब मिले आओ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। भारतेंदु युगी यह भावना जनवादी विचारधारा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में भारतेंदु युग की जनवादी भावना उसके समाज सुधार में निहित है। सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में भारतेंदु अग्रणी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में बाल विवाह, विधवा विवाह, बाल विवाह, छुआछूत आदि सामाजिक कुरीतियों के प्रति व्यंग किया है। विधवा विवाह का निषेध करने वालों के प्रति उनका कथन है, कर कुलवीन के बहुत ब्याल, वह बल धीरज भरो, विधवा ब्याह निषेध कियो व्यभिचार प्रचार। अगली प्रवृत्ति है प्राचीन परपाटी की कविता। प्राचीन पुरानी परपाटी कविता भारतेंदु काव्यधारा की तीसरी प्रवृत्ति उसमें प्राचीन परपाटी की कविता का सृजन है। इसीलिए उसमें भक्ति और श्रृंगारिकता की अभिव्यक्ति हुई है। इस युग में स्वदेशानुराग व्यंजक भक्ति भावना का निरूपण हुआ है। भारतेंदु ने देश की दुर्दशा पर रुदन करते हुए परमेश्वर से जगाने की प्रार्थना इस प्रकार की है। डूबत भारत नाथ बेग जागो अब जागो, आलस दब एही दहन हेतु चहु दिश सौ लागो, महामूढ़ता वायु बढ़ावत ते अनुरागो, पादृष्टि की वृष्टि बुझाओ आलस त्यागो। प्रबोधि में से ये पंक्ति ली गई है। भारतेंदु और उनके समकालीन कवियों ने रस को काव्य की आत्मा न मानकर श्रृंगार रस का भावन किया। केवल प्रताप नारायण मिश्र में यह प्रवृत्ति नहीं है। श्रृंगार का वर्णन विशेष रूप से जगमोहन सिंह ने किया है। उन्होंने प्रधान स्वरूप प्रेम संपत्ति लता से एक सवैया की पंक्तियां दृष्टि हैं। आवत यों और आवत है सजनी, अब यों और आवत है सजनी, मिल गाँव गरे लगे कै छतियां, मन के करीब हाथ अनेकन और मिल कीजिए रस की बतियां। अगली प्रवृत्ति है काव्य में प्रकृति चित्रण। भारतेंदु योगीन काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का स्वच्छंद वर्णन अंगीभूत विशेषता है, किंतु अधिकतर कवियों ने परंपरा का नहीं निर्वाह किया। इस युग के कवियों ने प्रकृति सौंदर्य के स्थान पर नायक नायिका की मनोदशाओं के वर्णन में अधिक रुचि ली है। स्वतंत्र प्रकृति चित्रण में ठाकुर जगमोहन सिंह ही आगे रहे हैं। जैसे उनकी कुछ पंक्तियां हैं। पहाड़ अपार कैलाश से कोटिन ऊंची शिखा, लगे अंबर चूम, निहारत पीठ है भ्रमय पगिया, फिर जाता उतंगता ऊपर झूम। अगली प्रवृत्ति है हास्य व्यंग का
प्रयोग। भारतीय हिंदी युग में हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं की प्रचुर परिणाम में रचना हुई है। कवियों ने पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर काफी व्यंग कसे हैं। इस दिशा में भारतीय हिंदी जी का योगदान सर्वाधिक है। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों द्वारा पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने वालों पर उनका एक मार्मिक व्यंग है। जग जाना इंग्लिश हमें बाणी बस्तरी जोए, मिटे बदन कर श्याम रंग जन्म सुफल तब होए। अगली प्रवृत्ति है समस्या पूर्ति काव्य पद्धति। भारतीय हिंदी युग में समस्या पूर्ति पर्याप्त लोकप्रिय काव्य पद्धति थी, जिसके लिए कवि गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। इनमें से भारतीय हिंदू द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धिनी सभा, कानपुर की रसिक समाज, बाबा सुमेर सिंह द्वारा स्थापित निजामाबाद का कवि समाज आदि उल्लेखनीय है। अंबिकादत्त व्यास ने इस समस्या पूर्ति में ही सुकवि की उपाधि प्राप्त की थी। उनकी वह काव्योक्ति इस प्रकार है। पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजीव और रानी विक्टोरिया रानी। पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजीव और विक्टोरिया रानी। अगली प्रवृत्ति है काव्यानुवाद का प्राचुर, यानी काव्य के अनुवाद की प्रचुर मात्रा में निरूपण। भारतीय हिंदी युग के कवियों ने मौलिक ग्रंथों की रचना के साथ ही संस्कृत और अंग्रेजी से भी काव्यानुवाद किए हैं। इस दिशा में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया प्रयास स्तुल्य। उन्होंने मेघदूत और रघुवंश का सवैया छंद और ब्रजभाषा में अनुवाद किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इससे पूर्व सन 1874 में नारद भक्ति सूत्र को तदीय सर्वस्व और सांडल्य भक्ति सूत्र को भक्ति सूत्र वैजयंती के रूप में अनुदित किया। अंग्रेजी की सुंदर काव्य कृतियों के पद्यानुवाद का श्रेय श्रीधर पाठक को है। अंग्रेजी काव्य कृतियों का पद्यानुवाद श्रीधर पाठक ने किया। इन्होंने खड़ी बोली में गोल्ड स्मिथ रचित हरमिट को एकांतवासी योगी मतलब 1886 में तथा 1889 में डेजर्टेड विलेज का उजड़ा गांव के रूप में अनुदित किया। ब्रजभाषा का प्रयोग। अगली विशेषता भारतीय हिंदी युगीन कविता की भाषा प्रमुख रूप से ब्रजभाषा ही रही। खड़ी बोली का तक प्रचार तक ही सीमित थी। दिसंबर मानव के शब्दों में कविता की भाषा यद्यपि प्रधान रूप से ब्रजभाषा रही है, पर उस युग के गद्य में खड़ी बोली को स्वीकार कर लिया गया। वैसे इस युग के अंतिम काल में खड़ी बोली में भी अवरचना हुई थी। इस युग के किसी भी कवि की ब्रजभाषा पद्माकर और घनानंद की काव्य भाषा के समान परिष्कृत नहीं है। भारतीय हिंदू की फूलों का गुच्छा, प्रेमगन की मयंक महिमा आदि खड़ी बोली के प्रथम प्रयास थे। श्रीधर पाठक की एकांतवासी योगी, बाल मुकुंद गुप्त की स्फुट कविता और राधा कृष्ण दास खड़ी बोली के सफल पक्षधर थे। छंद विधान में नवीनता का अभाव। छंद के क्षेत्र में कोई भी नवीनता नहीं थी, कोई नयापन नहीं था। भारतीय हिंदी युग में कवियों ने छंद के क्षेत्र में कोई नवीन या स्वतंत्र प्रयास नहीं किया। परंपरागत ढंग की छंद योजना सभी कवियों की रचनाओं में मिलती है। इनमें से सवैया और रोला कवियों को अधिक प्रिय थे। जातीय संगीत का प्रचार करने के लिए भारतीय हिंदू जी ने कजली, उमरी, लावनी, विरहा, गजल आदि छंदों को अपनाने पर जोर दिया। साथ ही इन्होंने प्रातः समीरण कविता में बांग्ला के पयार छंद का प्रयोग किया था।
अंबिकादत्त व्यास ने भी बांग्ला के दीर्घ ललित छंद में काव्य रचना की है। अगली प्रवृत्ति है अलंकारों का सहज प्रयोग। अलंकारों का सहज प्रयोग भारतेंदुओं के कवियों की अलंकार प्रवृत्ति है। भारतेंदुओं के कवियों के काव्य में विविध अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह आदि अर्थालंकारों के प्रति भारतेंदु जी की अधिक रुचि रही है। इसके साथ ही शब्दालंकारों को भी उनके काव्य में स्थान मिला है। उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार की योजना है तो निम्न पंक्तियां द्रष्टव्य है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन नित मनो सुहाए। अगली 11वीं प्रवृत्ति है मुक्तक काव्य की रचना। काव्य की रूप की दृष्टि से भारतीय कवियों ने प्रधानतः मुक्तक काव्य की रचना की है। हरिनाथ पाठक की श्री ललित रामायण, प्रेम गमकृत, जीर्ण जनपद और मयंक महिमा अपूर्ण कृति है। अंबिकादत्त व्यास की कंसबद्ध ये भी अपूर्ण कृति है। आदि प्रबंधात्मक कृतियां अपवाद स्वरूप ही हैं। भारतेंदु की रानी छद्मलीला, देवी छद्मलीला और तन्मय लीला प्रबंध गीति के उदाहरण है। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत कृष्ण शतक 1882 की रचना और अंबिकादत्त व्यास कृत सुकवि सतसई परंपरा के उदाहरण है। भारतेंदु ने विजयिनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा की रचना निबंध काव्य के रूप में की है। अगली प्रवृत्ति है काव्य में कलात्मकता का अभाव। भारतेंदु काव्य धारा की एक और प्रमुख प्रवृत्ति उसमें कलात्मकता का अभाव है। इसका कारण यह बिचौरा का संक्रांति काल था तथा कवि समाचार पत्रों में ही कविता का प्रचार करते थे। इस युग में गद्य का भी अधिक प्रचार था। इसके साथ ही भाषागत समस्या और नागरिक आंदोलन भी कारण थे। वस्तुतः तत्कालीन समस्याओं से व्यस्त होने के कारण कवि नवयुग की चेतना को कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त न कर सके। यही हम टॉपिक समाप्त करते हैं और इस युग के जितने भी कवि हैं उन कवियों के परिचय के लिए काफी थोड़ा समय चाहिए, इसलिए हमने यहाँ तक ही इस वीडियो को समाप्त करके आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। इसमें जो विषय वस्तु आई है उसमें से बहुत परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए कई प्रकार से घूम करके। भारतेंदु की इतना ये टॉपिक है, इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये पक्का है। धन्यवाद।